हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर चैनल। आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स में, है ना। क्रैश कोर्स में हमने बताया है अभी तक वर्क पावर एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है ना। तो सेंटर ऑफ मास से बहुत सारा और भी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं, है ना। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किया था, है ना। सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन भी होता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसे देता है, सपोज करो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे मान लो कि एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड का लेंथ मान लेते हैं एल दिया हुआ है एंड इट्स मास डेंसिटी, है ना। लीनियर मास डेंसिटी लिखोगे कि इफ लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड, ठीक है, एज लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू एक्स है, ठीक है। देन, है ना, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सी मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, क्या बनेगा। आसान क्वेश्चन है ना। अब ऑप्शन, चलो मैं आंसर ही बताते चलता हूँ। ऑप्शन कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। चलो पहला ऑप्शन, एट एक्स इक्वल टू एल बाई टू। एल कहाँ से, एक्स कहाँ से मेजर करना है, तो इसको इधर वाई एक्सिस मान लो, यहाँ से इधर एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है, यहाँ से इधर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना यहाँ पर, ऐसा, है ना। सेकेंड ऑप्शन, एक्स इक्वल टू एल बाई थ्री, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, है ना, सी ऑप्शन एक्स इक्वल टू एल बाई फोर एंड तीसरा लास्ट ऑप्शन ना, कोई भी नहीं, ठीक है। चलो बता जल्दी से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन। सबका कैलकुलेशन का तरीका एक ही है, बन जाना चाहिए सभी लोगों से, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो, है ना, कुछ कंसेप्ट में डिस्कस कर देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक मान लो डेस्क है ना, डेस्क है, ये क्या है, डेस्क, ठीक है। इसका रेडियस आर मान लेते हैं, मास है। अब इसमें से ये मान लो इसका सेंटर, इसमें से ये पार्ट हमने हटा दिया, इतना पार्ट, ये पार्ट क्या है जिसका रेडियस आर बाई टू मान लो, है ना, आर बाई टू। ये क्या क्या रिमूव कर दिया है, रिमूव किया हुआ है, ठीक है। तो जो बाकी बचा ये तुम्हारा पार्ट है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा ये बताना। इधर एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस। तो लिखते हैं कि इन गिवन डायग्राम, इन गिवन डायग्राम, ठीक है, इन गिवन डायग्राम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बताओ। सेंटर ऑफ मास, ये इसको लिख दो, मास ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, एट एक्स इजकल टू माइनस ए बाई फोर, ये नहीं आर, यहाँ रेडियस करोगे, माइनस आर बाई फोर। बी ऑप्शन, एक्स इजकल टू आर बाई थ्री। सी ऑप्शन, एक्स इजकल टू माइनस आर बाई सिक्स एंड डी ऑप्शन, एक्स इजकल टू प्लस आर बाई सिक्स। ये ऑप्शन है ना। तो ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको देख करके बताना है क्या होगा, ठीक है। ये है डिस्क, यहाँ लिख देता हूँ, जिसका मास सेम है, रेडियस आर है। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा। दो क्वेश्चन है, कैलकुलेट, ये देखो ये दोनों क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, एकदम से आसान नहीं है, बन बट बन सकता है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होना चाहिए, मैं बता दूं। चलो शुरू करते हैं इससे। तो एक्स सी एम जो आता है, चलो, है ना, इसको लैम्डा, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा आई थिंक, है ना। तो चलो हम लोग इसको नए पेज पे चलते हैं।
चलो, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस रॉड का लेंथ कितना दिया हुआ है, एल है, ठीक है, एल है ना। इसका लीनियर मास डेंसिटी यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे कितना है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट इनटू एक्स है, ठीक है। यहाँ से इधर एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर को क्या मान लो, वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से जो आएगा एक्स सी एम, वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स बटा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ डी, ये फॉर्मूला होता है, समझे। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो लिखते हो ना, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बटा m1 प्लस m2, ठीक है, ऐसा। उसी को इंटीग्रल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो डीएम कितना हो जाएगा बताओ, तो डीएम देखो, जो लीनियर मास डेंसिटी है वो क्या होता है, मास बटा लेंथ, डीएम बटा डीएल, समझे। डीएम बटा डीएल इक्वल टू कितना हो जाता है, लैम्डा, समझे। तो यहाँ दे दिया है एक्स के टर्म में दिया हो, तो डीएम बटा तुम डीएक्स भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, डीएम बटा डीएक्स। तो लैम्डा कितना है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स है, तो इतना लिख दे। सो डीएम की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स, समझो ऐसा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पुट कर लो एक्सीएम, कितना आ जाएगा बता दो, तो यहाँ आ जाएगा डीएम की जगह पे लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एक्स, समझे। ये हो गया इंटू एक्स, ये तो हो गया डीएम की जगह पे, तो डीएम की जगह इतना पुट कर दिया, एक्स को एक साइड इट रहने दिया, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, तो लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा हो जाएगा, समझे। अब एक्स की वैल्यू कहाँ से, तो जीरो से टोटल लेंथ है, जीरो से आता है, जीरो से आता है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप सोल्व करना, तो लैम्डा नॉट ये दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर डी एक्स का हो जाएगा एक्स की बाई 3, और यहाँ पर एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट ले लोगे जीरो से एल, ठीक है। तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 12/3, तो ये तुम्हारा ऑप्शन हो गया, समझे। तो ये फाइनल आंसर, अभी ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, तो डी ऑप्शन है ना शायद, नन ऑफ दीज, तो वो आ जाएगा ऑप्शन। भाई समझ में आया क्वेश्चन, है ना। तो एकदम इजी नहीं है, जेई मेन के हिसाब से मैंने क्वेश्चन दिया है, तो कुछ क्वेश्चन आसान भी रहते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी रहते हैं, बट आपको उसके लिए तैयार रहना होगा, ये नहीं कि एकदम से इजी है वही आए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आया होगा। लीनियर मास डेंसिटी को तुम लोग जो लैम्डा लिखते हो, लैम्डा को एम बाई एल भी लिखते हैं, सिंपली एम बटा एल, लेकिन एम बाई एल हमेशा नहीं होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में हमेशा वैलिड होता है। ये कब होता है, जब यूनिफॉर्म है, मतलब हर क्रॉस सेक्शन पे इक्वल मास होता है, तो एम बाई एल लिखते हैं, लेकिन एम बाई एल नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल है, मतलब इधर मास जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब इधर ज्यादा मास होगा, इधर थोड़ा कम होगा, समझे। तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हमने क्या बताया, एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन, लेकिन ये जो बताया इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक कंसेप्ट तो हो गया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक नया कंसेप्ट है, वो क्या है वो जरा समझते हैं, इतना क्लियर होगा, सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो दूसरा था उसका सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, उसमें दिया हुआ है एक क्या है, डेस्क है, एक क्या है, डेस्क, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया, एक बड़ा पार्ट को रिमूव कर दिया, ये कट कर दिया, ठीक है, कट करके बाहर कर दिया, ये जो बाकी बचा उसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो ये तो चलो सेंटर था पूरा ये बड़ा वाला का, है ना, ये वाई हो गया, ये बड़ा वाला जो डिस्क देख रहा है ना उसका सेंटर यहाँ पर है, ठीक है, उसका सेंटर यहाँ पर है। अब जरा बताओ कि ये रिमूव किया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, देखो रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, जिधर भारी होता है, जिधर मास ज्यादा होता है, सेंटर ऑफ मास उधर होता है, समझे। जैसे दो ब्लॉक है, एक बड़ा है एक छोटा, तो सेंटर ऑफ मास किधर होगा, इसकी तरफ होगा, इसके नजदीक होगा, है ना। दोनों बराबर है तो बीचों बीच होता है, तो उसी तरीके से ये खाली कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा पीछे आ जाएगा, समझे ऐसे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कुछ होगा, तो यहाँ अगर ये ब्लॉक भी ये खाली है, ये नहीं रहता, तो सेंटर इस पूरे देश का तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे होता है, इसका सेंटर पे है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जिसका निकालना है उसको m1 मानो, और ये जो हटाया है उसको m2 मानो। तो अगर दोनों होता तो सेंटर यहाँ पर होता, तो कंबाइंड का जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है वो तुम्हें पता है, तो एक सीम का फॉर्मूला पता है कितना होता है, m1 x1,
प्लस कितना m2x2 बटा कितना होता है m1 प्लस m2 होता है कि नहीं होता है? होता है, सबको पता हो भाई, इतना पता है सब लोगों को कि XCM इजकल टू m1x1 प्लस m2x2 बटा m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, इतना होता है। अब जरा समझो इसमें कि जो XCM है, ये जो रिजल्ट आया, इसमें क्या है, दो मास होना चाहिए। तो हम मानते हैं कि एक मास ये है जो बचा हुआ जिसका हमें निकालना है, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का वो x1 होगा, समझे। और m2 का जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो x2 होता है, समझे। x1 और x2 क्या है, x1 है m1 के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, और m2 क्या है, सॉरी x2 क्या है m2 के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, समझे। तो जब दोनों होगा, ये भी है मान लो खाली नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर भरा होता वो m2 होता और ये m1 जो बाकी बचा हुआ है, तो दोनों को मिला दोगे तो सेंटर यहीं पे होगा। और इसको मान लो इधर एक्स एक्सिस इधर वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ऑरिजिन हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ऑरिजिन होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना, 0 होगा। तो चलो 0 लिख दिया। m1 इसका मास, तो हम डेंसिटी कुछ मान लेते हैं रो, इसका कुछ मटेरियल जब है तो उसका कुछ डेंसिटी होगा, तो उसको रो मान लेते हैं। तो रो इंटू इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया में से वाला इसका एरिया हटा दो, उतना ही मास है ना। तो ये हो गया पाई इंटू इसका रेडियस कितना था, r/2 था ना, तो r/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बता दो। तो जो m1, ये m1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, समझे। इसको हटा देता हूँ, ये m1 की वैल्यू हमने निकाला m1, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 पाई आर स्क्वायर बटा, समझे। ये हो गया m1। तो m1 की वैल्यू लिख दिया, डेंसिटी इंटू एरिया, ये सॉरी a1 है ना, ए, तो इतना इंटू डेंसिटी कर लो ना, यहीं पे डेंसिटी लिख दो, ये हो गया इतना इंटू डेंसिटी, ये हो गया तो इतना इंटू डेंसिटी, तो रो इंटू कितना 3/4 पाई स्क्वायर, समझे। इंटू अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें नहीं पता है ना कि कहाँ है, वही तो निकालना है, तो उसको एक्स रहने दो, x1 को x मान लेते हैं प्लस m2 इसका मास, तो इसका डेंसिटी। अब इसी में इसी का तो ये पार्ट हटाया गया, तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, इसलिए रो इंटू इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना पाई आर स्क्वायर बटा 4, पाई इंटू r/2 का स्क्वायर करोगे ना तो इतना आ जाएगा। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ, तो यहाँ से इसके बीचों बीच, तो ये कितना है पूरा r है, तो ये कितना r/2 हो जाएगा, समझे। अपॉन टोटल मास, तो टोटल मास मान लेते हैं होगा, तो रहने देते हैं जो भी होगा, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, m से तो गया पूरा 0, सही है, 0 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, रो भी कॉमन हो जाएगा, और उसको लेफ्ट साइड ले जाओ तो सब कैंसिल हो जाएगा। तो चलो लिख देता हूँ एक बार, पाई आर स्क्वायर इंटू रो, अब बटा 4, देखो 4 यहाँ पर भी है 4 इसमें भी है, बटा 4 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा है देखो तो, x 3x बच गया, यहाँ 3x बचा, और यहाँ कितना r/2, समझो। ये प्लस है जी, प्लस साइन, ठीक है। इतना समझ में आ रही बात, यहाँ पर प्लस है ऐसा, और इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा, x जो आएगा -r/6 आएगा, समझे। तो ये तुम्हारा, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन तो है ही, क्वेश्चन तुम्हें हर बुक में ही मिल जाएगा, समझे। लेकिन इसका जो कंसेप्ट है इतना समझना आसान नहीं है। हमने क्या बोला कि जो रिमूव करा उसको m2 मान लो, और जो बचा हुआ जिसका हमें निकालना है वो m1, और दोनों जब रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है, उसी को ऑरिजिन मान लिया, इसलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ठीक है। और इंडिविजुअल में एक का हमें पता है जो रिमूवल किया हुआ है, और जो रिमेनिंग है उसका नहीं पता है, तो हम रिमेनिंग का निकाल लिया ये फॉर्मूला से। भाई फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं वही है, m1 प्लस m2 प्लस m3 यही होता था ना, तो वही तो लगाए हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बस सोचने का, तो फॉर्मूला देखो तुम लोग भी जानता होगा, लेकिन ये इतना आसानी से बनेगा नहीं, समझ रहे हो। ये सोचने का तरीका है कि जो रिमूवल है उसको एक मास मान ले, और जो रिमेनिंग है जो जिसका निकालना है उसको एक और मास मान ले। तो पहले दोनों को कंबाइन करके देख लेंगे क्या उसका सेंटर ऑफ मास बनेगा, तो उसके बारे में पता है कि वो ऑरिजिन पे है, तो बस हो गया कहानी, वो ऑरिजिन पे है। और जो रिमूवल है उसका पता है ही, तो बाकी रिमेनिंग है उसका पता हो जाएगा, सीधे फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा। सही है, इतना बन जाएगा सभी लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से सभी लोगों का क्वेश्चन बनना चाहिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था।
है ना। ये कंसेप्ट इंटरेस्टिंग था, तो इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे ले चलो, एक क्वेश्चन और इसमें करता हूँ। ठीक है, तो और थोड़ा सभी लोगों का क्लियर होगा, तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे एक ऐसा दिया हुआ है, देखो ये है, एक मिनट इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाओ। इसका डायग्राम थोड़ा अच्छा बना। एक्स वाई एक्सिस मान लो है, एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने एक स्क्वायर प्लेट लिया, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर प्लेट, ये है स्क्वायर प्लेट। अब इसमें से ए पार्ट को हमने 1/4 पार्ट को रिमूव कर दिया, तो बाकी कौन बचा, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको क्या किया है, रिमूव किया हुआ है, रिमूव किया हुआ है। ठीक है, इसका साइड लेंथ ये मान लेना पूरा। ठीक है, ये साइड लेंथ ये है। तो इसमें लिखोगे कि फाइंड, क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, फाइंड द x and y coordinate of given structure। अब देखो इसमें भी 4 ऑप्शन दे सकता है ना। तो चलो तुम लोग बताओ जल्दी से इसको सोल्व करके क्या आएगा। ठीक है, सेम कंसेप्ट यूज करना है और सोल्व करना है। ठीक है, तो जरा ट्राई करो, है ना। इसमें ऑप्शन दे सकते हैं, बट चलो ऑप्शन डायरेक्ट तुम लोग बताओ आंसर, है ना। एक क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, बट इसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, चलो दूसरा नहीं लिखता हूँ इसमें, नहीं। इसको सोल्व करेंगे फिर दूसरा लिखते हैं। चलो बताओ जल्दी से, है ना। अब इसमें क्या है कि कुछ देखो, कुछ फॉर्मूला तो तुम लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, कि भाई सेंटर ऑफ मास का डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, जैसे हेमिस्फीयर का क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और है, उसको भी चलो बता देता हूँ, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो मैं भी देख लेते हैं। हो गया, चलो एक क्वेश्चन तब तक मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी जो मैं लिख रहा हूँ ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये भी बहुत कॉमन है और बहुत पूछता है ना। डिफिकल्ट नहीं बता रहा, बट कॉन्सेप्ट एकदम देखो, एकदम सॉलिड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये मान लो कि बोट है, बोट समझ रहे हो ना, पानी में मान लो तैर रहा है। अब ये क्या है, रेस्ट में, ये बोट क्या है, रेस्ट में है। ये पानी में तैरते हुए फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, और रेस्ट में है। ठीक है, इसके एक किनारे पे एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, समझे, यहाँ पर क्या है, ये आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, ये बोट पे एक आदमी बैठा हुआ है, बोट का मास कुछ मान लेते हैं, है ना। लिख देते हैं कि इफ मास ऑफ बोट, बोट मतलब समझ में आता है ना, नाव बोलते हैं, है ना। इफ मास ऑफ बोट इज, चलो कितना का होता होगा, 100 kg का बात होगा, एंड मास ऑफ ए मैन, एक आदमी है, एक, सपोज करो 60 kg। देन फाइंड, देन फाइंड, है ना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बताना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, है ना। बोट का डिस्प्लेसमेंट बताना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट व्हेन मैन, ये जो आदमी है, मूव टू अदर एंड, मतलब समझ में आ रहा है, अदर एंड मतलब दूसरे किनारे पे, यहाँ था एक खड़ा, है ना। तो यहाँ से अगर ये आदमी चल करके यहाँ आ गया, तो बोट बताओ किधर जाएगा, कितना जाएगा। ठीक है, अब बोट का जो लेंथ है, ये किसकी जरूरत पड़ेगा, तो बोट का जो लेंथ है, ये तुम लेंथ मान लो, चलो 3 मीटर का लेंथ है इसका। ठीक है, बोट का लेंथ कितना है, 3 मीटर। तो ये आदमी यहाँ से चल करके जब यहाँ आया, तो बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताना। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंपल 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ दोनों का कैलकुलेशन और सॉल्यूशन, आंसर रिप्लाई में आप लोग निकाल लेना, क्योंकि है ना मैं बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि अब है ना बताना पड़ेगा।
तो आप लोग के पहला हो गया होगा जिसका, वो सेकंड कैलकुलेट करो, नहीं हुआ है तो उसका कैलकुलेशन देखो जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं तब तक इसको बताता हूँ, जिसका हो गया वो ये वाला बनाओ, नहीं तो इसको देखो फिर सॉल्यूशन देखो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, अब इसमें तो वही जो हमने बताया, इसका जो रिमूवल पार्ट है, ठीक है, ये रिमूवल पार्ट है, इसका नाम दे दो M2, अब इसका नाम दे देते हैं M1, ठीक है। तो XCM का फॉर्मूला हुआ है, कितना होता है M1 X1 प्लस M2 X2 बटा कितना होता है M1 प्लस M2, होता है कि नहीं होता है, सबको पता है। तो अब M1 हमने माना ही है जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब जिसका हमें कैलकुलेशन करना है, जिसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, समझे। और M2 किसको माना है, तो M2 माने हैं जो रिमूव कर दिया गया। तो जरा समझो कि जो रिमूवल है वो अगर रिमूव ना किया होता तो ये स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास होता है इसके अपने बीच में आता है, तो बीच में कहाँ होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी a/2, भाई ये पूरा a है तो आधा करोगे तो a/2 ही आएगा ना, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा a/2 और y भी क्या आएगा a/2। समझ में आ रही बात, कि अगर हम जो रिमूव किए हैं वो रिमूव ना किया जाता तो बताओ ये पूरा स्क्वायर होता कि नहीं, परफेक्ट होता। तो वैसे केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा एकदम बीचों बीच आएगा, तो बीचों बीच आएगा, बीचों बीच का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, पूरा डायमेंशन इसका पूरा ये लेंथ ही है तो बीच में आएगा तो a/2 पे ही तो आएगा, और ये भी a/a है तो a/2 है भी, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी a/2, वाई भी कोऑर्डिनेट भी a/2, किसका, जब दोनों कंबाइंड रहेगा तब, जब रिमूव नहीं किया गया तब, समझे, तो रिमूव नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनेगा यहाँ पर, क्या होगा XCM कितना a/2 लिख दे, कंबाइंड का तो a/2 हो गया ना, तो कंबाइंड का a/2, चलो यहाँ पर लिखता हूँ a/2, ठीक है, इक्वल टू M1, तो M1 अगेन डेंसिटी कुछ मान लो रो, ठीक है, इनटू एरिया, तो इसका एरिया कितना, देखो पूरा एरिया स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, माइनस ए वाला कितना हटा है देखो, तो ये लेंथ जो a/2 और a/2, तो a/2 इंटू a/2 a/4, ये स्क्वायर बाई 4, तो कितना 3a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ जो होगा वो हो जाएगा 3a² बाई 4, समझे ऐसा, ये हो गया। फिर प्लस M2, तो M2 कितना हो जाएगा बताओ, M2 ये रिमूवल, तो रिमूवल का डेंसिटी रो, और एरिया तो वही हो जाएगा a² बटा 4, समझे, बटा टोटल मास, तो टोटल मास कितना, डेंसिटी इंटू टोटल एरिया, तो टोटल एरिया तो a² ही बनेगा ना भाई, रिमूवल भी रहेगा तो रिमूवल और रिमेनिंग है ना, ये दोनों को जोड़ करके टोटल मास तो टोटल होता है। समझ में आई भाई, ये बता दो कि ये पहले कंसेप्ट डिस्कस ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये बन जाता है तो हम लोग, है ना, इसका एक काम कर ले, इसका कैलकुलेशन देखो, M1 हमने माना हुआ है, रिमेनिंग पार्ट है पूरा, ये लाइन मत देखना है ना, इसको कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये है, ये पूरा मास M1, तो M1 का कैसे निकालोगे, तो डेंसिटी इंटू एरिया, तो डेंसिटी हमने रो मान लिया, और एरिया इसका, तो पूरा एरिया a इंटू a² माइनस a/2 का स्क्वायर, है ना, इसका a/2 का a² बाई 2 आ जाएगा, a²बाई 4 आ जाएगा इसका एरिया, तो दोनों को घटा दिया तो ये आ जाएगा इसका एरिया, और उस एरिया में इसकी डेंसिटी से गुना कर दो तो मास आ जाएगा। हाँ यहाँ पर एक चीज छूट गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ x लिखना था, है ना, जो हमें पता करना है वही पता करना था ना, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको यहाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है ना, यहाँ x लिख दो जिसकी वैल्यू निकाला प्लस, और इसका एक मास, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ होगा ना, तो देखो यहाँ से यहाँ a/2 और ये वाला a/2, तो इसके बीच में a/4, तो यहाँ कितना बनेगा, ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा ना, देखो इसका कलर में बदल देता हूँ, ये जो बनेगा यहाँ से, ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ए है ना, a/2 प्लस a/4 कितना 3a/4, समझे, फिर y भी 3a/4 बनेगा, समझे, ऐसा बन जाएगा, क्लियर, समझ में आ रही बात है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन जो होगा वो तुम्हारा कितना, तो यहाँ से पुट कर दे, यहाँ कितना आ जाएगा 3a/4, समझे, ये लिख दोगे 3a/4,
क्लियर है, समझ में आ रही बात है ना। भाई देखो ओवर राइटिंग थोड़ा सा यहाँ पर हो गया, 3a/4 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सही से कैलकुलेट करो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगा क्या होगा। कर लोगे कैलकुलेशन, ये पूरा कैलकुलेशन हमें करना होगा, ठीक है। तो चलो इतना हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन भी कर देता हूँ, लेकिन हमें नेक्स्ट पेज पे चलना होगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो इसको ये है ना, चलो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कि क्या था क्वेश्चन, ऐसा था। डायग्राम बना देता हूँ, उसका कैलकुलेशन कर देता हूँ। ये था, ये था। अब ये पार्ट हमने हटा दिया था, ये रिमूव किया हुआ था, तो ये पार्ट बचा। ये पार्ट क्या था, रिमूव। तो जो आया कैलकुलेशन में हमें वो देख लिए, सीधे लिखता हूँ a/2 इजकल टू रो इंटू कितना आया था, 3a² / 4 इंटू इसका एक्स हमें नहीं पता था कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर प्लस दूसरा रो इंटू a² / 4 था, इंटू कितना था, 3a/4, यही था ना, सही है। अब बटा रो इंटू a², इतना था। तो देखो a² तो यहाँ पर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर रो भी हट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बचा देखो तो, a/2 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या बचा बता दो, तो 3x/4, यहाँ बचा 3x/4, प्लस यहाँ क्या बचेगा बताओ, 3a/4, बस ना, 3a/4 सही है ना, थ्री 3a/16 हो जाएगा ना, सॉरी 3a/16 ऐसा बनेगा, ठीक है ना। एक कैलकुलेशन में देखना कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ बेटा 4 बचा और यहाँ 16 हो गया ना, 4:4, ठीक है। इसको इधर कर लो, 2 तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 8 बच जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया, a माइनस इसको ले आओ, 3a/ कितना 8 इक्वल टू कितना, यहाँ 3x/2 है, सही है, इतना समझ आया। तो यहाँ कितना 8 5 बच जाएगा, 5a/8 इक्वल टू कितना 3x/2, ठीक है। तो यहाँ 4 हो गया, कितना कैलकुलेशन हो गया बताओ। तो यहाँ से जो बनेगा, यहाँ पर कितना बन जाएगा बता दो, तो 5a/4 इक्वल टू कितना, 5a/4 इक्वल टू 3x, सही है। सो x की वैल्यू कितना, 5a/4 इतना सेंटीमीटर बनेगा। उसी तरीके से y चूंकि स्क्वायर है तो y भी उतना ही आएगा, तो यहाँ लिख दो। सिमिलरली y जो आएगा, y आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा, 5a/, है ना, इतना सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट रहेगा, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ऐसा बनेगा। क्लियर है। तो भाई क्वेश्चन जब तुम बुक का में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें बीच में माइनस कर पूरा करके पता नहीं क्या क्या किया रहता है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट हमने वो तरीका बताया जो सबसे आसान है ना। हम जो फार्मूला जानते हैं, m1x1 + m2x2 बटा m1 + m2 x m का फार्मूला होता है, हमने वही फार्मूला से क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। अलग से हमने फार्मूला डेवलप नहीं किया। कि एक फार्मूला और होता है इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए ना, एक फार्मूला होता है कि m1x1 माइनस m2x2 होता है, निगेटिव मास का कंसेप्ट यूज करके। लेकिन उतना करोगे तो कंफ्यूज होना, माइनस कब होगा प्लस कब होगा, उससे बढ़िया है ना कि हमें तो क्वेश्चन बनाना है ना, तो ऐसे बनाओ, इससे भी बनेगा भाई। लेकिन कैलकुलेशन चेक करते रहना, कैलकुलेशन हमारा मिस्टेक होता है, ठीक है। इसलिए कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप लोग उसको एडिट करके लिख लेना। लेकिन हमने जहां तक जो कंसेप्ट बताया, कैलकुलेशन भी ठीक ही लग रहा है, बट चेक करते रहना, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम दूसरा जो क्वेश्चन लिखा वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका कंसेप्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसका देखते हैं। चलो इतना हो गया होगा, नेक्स्ट पेज पे चलो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो ऐसा था, उसमें क्या था, उसमें ऐसा है कि एक बोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन, ये बोर्ड था, चलो कलर बदल देता हूँ, है ना। ये बोर्ड था ऐसा, ठीक है। अब बोर्ड पे एक किनारे पे एक आदमी बैठा हुआ है ना। इसका मास कितना था, 60 kg, कितना है 60 kg। अब एक दूसरा ये बोट है जिसका मास कितना था, 100 kg, यही है ना। अब बोट किस में है, पानी में, पानी में तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है ना, पानी में तैर रहा है।
अब बोल रहे कि ये आदमी यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो बताओ कि बोट कितना मूव करेगा, किधर मूव करेगा, यही क्वेश्चन है ना। अब बोट का लेंथ कितना दे दिया है, 10 मीटर। 10 मीटर था ना, 10 मीटर था। ठीक है, ये बोट का लेंथ है। कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या फॉर्मूला यूज करें, तो देखो जो मैं कंसेप्ट यहाँ बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना सीखना, क्योंकि वो कंसेप्ट में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज मैं जो बता रहा हूँ, आज देखो, आज एकदम अलग ही टाइप से मैं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है उसकी डिस्कशन में कर रहा हूँ। ठीक है, और हमें आगे भी सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास, देखो सब सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। अभी हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स भी करेंगे। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी करना। तो आज तो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि लेकिन इतनी आराम से मैं नहीं पढ़ा रहा था, है ना। लेकिन समझ में आया, ये सब कंसेप्ट बहुत कम ये है डिफिकल्ट, मतलब एवरेज से थोड़ा सा हाई ही होता है। लेकिन क्या करोगे, जेई मेन में इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछता, ये सब पूछता है, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन, हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है बताओ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, समझे, बटा कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, ऐसा। ये होता है फॉर्मूला। दो मास है तो दो ही है ना, यहाँ एक बोट है और एक आदमी हो गया, दो है तो दो के लिए लिखा, तीन होता तो प्लस m3 आ जाता, डेल्टा x3 आ जाता। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब जरा बताओ, चलो देखो मैं सॉल्यूशन इसका लिख रहा हूँ। इफ मैन, जो ये आदमी चल रहा है ये वाला, और ये बोट, ये दोनों को मिला के सिस्टम बनाते हैं। तो बताओ तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, तो नहीं है। अब तुम सोचोगे कि यार पानी पे है, पानी पे वो तैर रहा है, तो पानी पे अगर बोट आगे चलता है तो पानी के कारण फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा, घर्षण तो लगेगा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आगे विस्कस फोर्स बोलते हैं उसी को। लेकिन जो पानी पे लगेगा, पानी के सतह पे, बोट के सरफेस पे, उसका वैल्यू बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, निग्लेजेबल मान लेते हैं, समझे। तो इसका मतलब हुआ अगर उसको निग्लेजेबल मान लो, तो और कोई तो फोर्स है नहीं, एमजी होगा, वेट वगैरह जो है नॉर्मल है, वो सब वर्टिकल होगा, हॉरिजेंटल में उसका कोई कंपोनेंट कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, समझे। तो बोट और मैन को मिला के सिस्टम बनाओ, तो फोर्स इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, है ना, फोर्स इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, बिल्कुल जीरो, समझे। वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर ये जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स जीरो, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि शुरुआत में भी रेस्ट में था और कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा ना। भाई ये आदमी चलेगा तो वो अपने पैर से बोर्ड पे फोर्स लगा देगा, है ना, फिर बोट इस पे लगावेगा, और न्यूटन थर्ड लॉ से हम लोग जानते हैं कि एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट होता है, तो दोनों जुड़ के जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब बाहर से कोई फोर्स है नहीं, और इनके बीच में जो आपस में लगेगा इसके चलने से वो इंटरनल फोर्स होगा, एक्शन रिएक्शन जीरो। तो इसलिए क्या होगा, नेट जीरो है, तो वेलोसिटी है ना, और शुरुआत में कोई मोशन था नहीं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा, समझे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो। इतना क्लियर है, समझ में आ रही बात है। तो चलो इतना समझा दिया। अब लिखो यहाँ पर फॉर्मूला, तो लिखो तो क्या, तो लेफ्ट साइड में जीरो, इस फॉर्मूला वैल्यू पुट करो। m1 किसको मानोगे, बोट को मान लो, तो m1 का मास 100 हो गया बोट का। अब इसी का डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो मान लो x डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, और वो भी राइट साइड, राइट साइड में प्लस मान लो। ठीक है, तो प्लस x मान लिया, तो x डिस्प्लेसमेंट मान लो हुआ होगा, प्लस m2 इस आदमी का मान लो, तो m2 60। अब ये कितना चला सो बताओ, तो ये चला कितना, 10 मीटर बोट पे चला है। तो जरा समझो कि ग्राउंड से, ये देखो एक्स जो लिए हैं ग्राउंड से लिए हैं, कि भाई ग्राउंड से देखने पे चला 10 x मीटर आगे, तो ये कहाँ चला, ये तो बोट पे चला है ना, तो बोट का लेंथ पे चला। तो जैसे मान लो कि तुम कार में हो या ट्रेन में, चलो ट्रेन में बात करें, तो तुम ट्रेन में एकदम अगले बोगी पे बैठो, अगले बोगी में चढ़ो, और अगले से पिछले बोगी में आ जाओ,
ठीक है। हम ट्रेन में चढ़ते हैं, मान लो ये ट्रेन है और हम चले यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है, मूव करके, ये है 5 मीटर, और ट्रेन आगे 5 मीटर चल जाए तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो नहीं हुआ? तुम 5 मीटर चल जाओ, ट्रेन भी 5 मीटर, तो तुम्हारा ग्राउंड इधर से देखोगे ना नीचे से, तो 5 मीटर तुम पीछे आए, तो अगर ये ट्रेन यही रहता, तुम यहाँ से चल करके यहाँ मान लो ट्री है, यहाँ पर ऑब्जर्व, तुम्हारा दोस्त यहाँ खड़ा है, चलो डायग्राम एक और अच्छा बनाते हैं, ये मान लो ट्रेन है, डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लो, और यहाँ पर तुम्हारा फ्रेंड है बैठा हुआ, और तुम यहाँ पर हो, ठीक है, तुम यहाँ पर हो, तुम यहाँ से चलना शुरू करें, 5 मीटर चल के यहाँ आ गए, ठीक है। अब जितना तुम इधर चले उतना ही ट्रेन इधर चल जाए तो क्या होगा? तुम तो फिर यहीं पे इसके सामने ही खड़े रहोगे, मतलब समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, समझे? डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना? जीरो। तो यहाँ कहने का मतलब वो नहीं है, हमारा जो मतलब है यहाँ पर वो ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, ये आदमी का जो बोट पे हुआ वो विथ रिस्पेक्ट टू बोट हुआ, मतलब बोट के रिलेटिव हुआ है, समझे? किसके रिलेटिव हुआ? बोट के रिलेटिव। क्लियर है? तो बोट के ग्राउंड के रिलेटिव क्या होगा? तो ग्राउंड के रिलेटिव का एक फॉर्मूला होता है रिलेटिव का, वो क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, समझे? यही फॉर्म नहीं होता है, पोजीशन x12 इक्वल टू x1 माइनस x2, वही तो है। बोर्ड को इधर कर दो तो एक्स एम माइनस एक्स बी इक्वल टू एक्स एम बी हो गया। वही डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के टर्म में इसी को लिखते हैं तो वेलोसिटी हो जाता है। समझ में आ रही बात है ना? यही नहीं लिखते हो, क्या लिखते हो? v12 इक्वल टू v2 माइनस v1, है ना, वेलोसिटी के लिए। वही यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए, यहाँ 1 2 के जगह पे मैन और बोट है बस, तो ठीक है। तो ये रिलेटिव वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो इसको मिटा दे, क्योंकि ये सब जो टॉपिक देखो, मैकेनिक्स जो है तुम्हारा वो सबसे डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है, समझे? हम इजी पढ़ा दें और इजी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, भाई हम बहुत आसान आसान क्वेश्चन करा देते तुमको, ठीक है। हमें क्या जरूरी है एकदम ऐसे चीजें बताना जो समझ ही ना आए, है ना? लेकिन भाई पूछता यही है ना, ये नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए तुमको इससे फाइट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझो? छोड़ के भागने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दोबारा समझने का प्रयास करो, ठीक है, भागने से कोई उपाय नहीं है। समझ रहे हो? ऑफलाइन में रहते हैं तो थोड़ा सा समझा समझा करके भाई देख कॉपी देखते रहते हैं कि भाई तुम क्या करा, नहीं करा, क्यों नहीं हुआ, चार बातें पूछते हैं। अब यहाँ तो वो चीजें संभव ही नहीं है ना, है ना? तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, है ना? हम ज्यादा पूछेंगे, चैनल बदल, है ना जी, चैनल भाग चलो बहुत टेंशन हो गया, कॉमेडी देखते हैं, लोगों के दिमाग में ऐसी बातें आती है, ठीक है। इसलिए प्रेशर भी नहीं बना सकते, तो जो हमें बताना है वो यार मैं कम से कम मेंटेन रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि, है ना, जो लोग सीख जाए अच्छी बात है, उनका रिजल्ट हो जाएगा, है ना? इसलिए वही पढ़ा रहा हूँ जो जरूरी है, ये नहीं पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हें समझ में आएगा, हम पढ़ा रहे हैं वो जो जरूरी है, जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तुम्हें क्या आता है वो मैं सोच करके नहीं चल रहा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए सोचने लगूंगा तो तुम्हारे लेवल से सोचूंगा, और तुम्हारे लेवल से मान लो समझ में नहीं आ रहा तो हमें तो नीचे से शुरू करना होगा ना, लेकिन तो वो तो एग्जाम में पूछता नहीं है, तो फिर क्या फायदा? तो तुम अपना लेवल बढ़ाओ, जिनको समझ में नहीं आता है अपना लेवल बढ़ाओ, समझे? और लेवल बढ़ाओ, मेहनत करो, तब चीजें होती है, ऐसे नहीं होता है ना भाई? हर चीज का क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होता है, इतना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड, तो बोर्ड पे मैन कितना चला? 10 मीटर चला, तो ये वाला 10 हो गया, राइट साइड ही चला है तो राइट साइड को प्लस लिया तो +10। बोट किधर चला? ये वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट है, तो बोट कितना चला है? एक्स, वो भी हमने राइट साइड ही मान लिया एक्स। अब तुम्हें लग रहा होगा कि राइट साइड कैसे चलेगा सर, इधर जाएगा तो इसको इधर जाना चाहिए, कॉमन सेंस, लेकिन उधर जाएगा, हमने मान लिया कि राइट साइड चल, तो क्या होगा? यहाँ जो एक्स की वैल्यू है ना, देखना वो निगेटिव वाला है, तो उससे ये पता चलेगा कि जिधर हमने माना था उसका उल्टा चलेगा। अब बाई द वे अगर एक्स प्लस आ गया तो जिधर माने उधर ही जाएगा, तो इसलिए कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है कि किधर जाएगा। तुम कुछ मान लो कि राइट साइड जाएगा, वो अगर लेफ्ट साइड जाएगा तो वो उसकी वैल्यू अपने आप माइनस आ जाएगा, समझे? तो 10 + x, यहाँ लिख दे 10 + x बटा टोटल मास से 100 इसका और +60। सही है, इतना सबको समझ में आया? भाई क्लियर होनी चाहिए जो मैं बताऊं।
देखो कितना आराम से बता रहा हूँ, पिछले 2-3 क्लास का कंपैरिजन करो तो आज बहुत स्लो पढ़ा रहा है, पता है क्यों? क्योंकि ये सब कंसेप्ट बता रहा है। पिछले 2 क्लास से थोड़ी सी मैं इजी बता रहा था, बट आज थोड़ा टफ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आपको मेहनत करना होगा, सीखना होगा, समझे? तो ये आ जाएगा। और हमें सिलेबस भी खत्म करना, देखना सिलेबस तो मैं पक्का खत्म करूंगा, है ना? तो इसलिए कंसेप्ट भी मैं नहीं छोड़ना चाहता और सिलेबस भी खत्म करना है, समझ रहे हो? देखते हैं कैसे होगा, लेकिन होगा जरूर। इसको कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 0 हो गया। ये कितना हो गया? 100x, और यहाँ गुना करोगे तो 60x, तो 160x हो जाएगा। ठीक है ना? 100x और यहाँ से 60 इंटू एक्स, 60x, तो 100 और 60, 160x हो गया, यहाँ 60 आएगा, है ना? यहाँ पर 160x, फिर प्लस 60 इंटू 10, 600 हो गया ना, 600। तो इतना इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना हो गया? 600 माइनस में बटा कितना? 160, एक जीरो से एक जीरो, है ना? 15×4 = 60 और 4×4 = 16, मतलब -15/4 मीटर। इतना माइनस आ गया ना, तो माइनस का मतलब समझ में आया, और लेफ्ट साइड चलेगा। आदमी आगे जाएगा तो बोट क्या होगा? पीछे जाएगा। ठीक है, इतना चलेगा, इतना 15/4 मीटर चलेगा। दशमलव में कन्वर्ट करना, दशमलव में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो भी सही है। ठीक है, समझ में आ रही है? बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना है, तो एक आदमी को और यहाँ बैठा दो और उसको बोलो कि ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, आप बताओ क्या होगा। तो क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। हाँ, यहाँ वाला आदमी इधर जाएगा ना, तो उसका -10 लोगे। ठीक है, यहाँ -10 प्लस एक्स, है ना? इस आदमी के लिए यही रह जाएगा। इधर वाला आदमी के लिए -10 प्लस एक्स होगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड चलेगा, राइट साइड को प्लस माने है। और फिर कहानी वैसे ही 3 आ जाएगा, +m3 Δx3, अब पुट करो, देखो आंसर आएगा। तो तरीका समझो, तरीका समझ लो कि भाई क्वेश्चन बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन हो गया होगा, इसीलिए आराम से बता रहे हैं कि सब समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना? अरे मुझे यार अभी डिस्कस करना है, बहुत सारे कंसेप्ट है, किसको छोड़ के चलूं, किसको पकड़ के चलूं? कॉलिजन का क्वेश्चन कराए दिए थे ना, कॉलिजन का बता दिया था। ठीक है, तो कॉलिजन का तो बता दिया था, तो वो नहीं बता रहा हूँ। चलो अब हम लोग बात करते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स। आज थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा कल भी कर लेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, ताकि सिलेबस खींचना जरूरी है भाई, 12th का पूरा बाकी है अभी, और हमें खत्म आज देखो 12 तारीख हो गया ना, जल्दी जल्दी खत्म करना है रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स समझे? रोटेशनल डायनेमिक्स में क्या है? तो रोटेशनल डायनेमिक्स सबसे पहला पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलो बताओ, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पता है? इस एक्सिस के बाद लिखोगे तो आई जो होता है वो mr²/3 होता है, समझे? इसके बाद लिखोगे तो आई जो होता है वो mr²/12 होता है, मिडिल के बाद और इसके बाद। ठीक है, उसी तरीके से रिंग का क्या होता है? तो रिंग अगर है, ऐसा एक्सिस है, तो ये रिंग है। ठीक है, ये रिंग है, इसका मास से मान लो, रेडियस है, तो इस एक्सिस के बाद आई कितना होता है? mr² और ये डायमीटर है, डायमीटर के बाद क्या होता है? तो इसके बाद जो आई होता है वो mr²/2 होता है। ये सब कुछ कुछ फॉर्मूला ना तुम्हें याद रहना चाहिए। और यही रिंग के जगह डिस्क हो जाता, तो डिस्क हो जाएगा, तो दोनों में 2 से डिवाइड कर दोगे, समझे? ये डिस्क है, समझे? तो इसके बाद जो आई आएगा वो mr²/2 आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो आई आएगा वो क्या आएगा? वो आई आएगा, है ना, /4 mr²। देखो इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, याद रखने के लिए बताया तरीका। उसी तरीके से सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? जो सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, भाई ये सब फॉर्मूला याद रखना चाहिए। सॉलिड स्फीयर मान लो है, और ये क्या है? हॉलो। तो सॉलिड के लिए जो होता है वो होता है, आई जो होता है वो 2/5 mr², समझे? ये सॉलिड है। हॉलो के लिए क्या होता है? 2/3, है ना? इतना ही होता है ना, 2/3 mr²। ठीक है, देख लेना, इतना होता है। और को क्या चीज का याद करने की चीज है?
और चलो कुछ नहीं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम करते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव में शुरू करते हैं। देखो कंसेप्ट एकदम, देखो मैं शुरुआत से ही बता रहा हूँ। आईआईटी का क्वेश्चन एकदम सिंपल, ठीक है। देखना कि कितना सिंपल तरीके से लोग पूछते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना है, सीरीज एंड पैरेलल थ्योरम एक होता है, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, और क्या होता है, एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समझे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ऐसा होता है, देखो अगर एक का एक्सिस इधर है, एक वाई इधर, तो एक्स के अबाउट जो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई एक्स है, इस एक्सिस के अबाउट कितना है, आई वाई है, और एक जेड एक्सिस ले लो इसको, ऐसे है, तो मान लो जेड एक्सिस, तो इसके बाद आज जेड है। तो क्या होता है, जो परपेंडिकुलर वाला है उसका इक्वल होता है दोनों का जोड़, आई एक्स प्लस आई जेड। ये है ना, कौन से प्लेन में ऑब्जेक्ट है, तो ये जो प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन में ऑब्जेक्ट है ना, तो वाई तो इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाला जो एक्सिस होगा ना उसके बाद जो आई होगा वो इक्वल में आएगा, और जो जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट है उस प्लेन वाला जो दोनों आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो दोनों सामने। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए सारा एक्सिस आपस में। ये कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर पे होगा, बीचों बीच होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सेंटर ऑफ मास पे होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो पैरेलल है इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। और ये हमेशा किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये हमेशा 2D ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब तुम डिस्क के लिए यूज कर सकते हो, रिंग के लिए यूज कर सकते हो, प्लेट के लिए यूज कर सकते हो, चाहे रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है। लेकिन कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जैसे स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हेमिस्फीयर, उस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो उसका डेरिवेशन, जब ये फॉर्मूला का डेरिवेशन करोगे ना तो उसमें वो कंडीशन आता है, लेकिन डेरिवेशन तो करना नहीं है, इसलिए मैं उस चीज को नहीं बता रहा हूँ। बस कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट या 2D ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये लाइन लिख दे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट। 2D को एक प्लेनर ऑब्जेक्ट ही कहते हैं, मतलब समतलीय कोई भी ऑब्जेक्ट है ना उसमें तुम ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, समझे। तो इतना हो जाएगा। हाँ, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये होता है, वो क्या होता है कि दो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, समझे, जिसमें एक एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए, तो ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो उससे एक्सिस के बाद जो आई होगा वो आई सी एम लिखते हैं। और एक दूसरा एक्सिस है जो कहीं पर भी हो सकता है, बाहर अंदर कहीं, बस इसके पैरेलल होना चाहिए। इसका डिस्टेंस मान लो डी है, और मास इस ऑब्जेक्ट का कितना है एम। तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, तो जो ये इसके बाद मान लो इस ऑब्जेक्ट का आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही है, तो जो आई की वैल्यू होगा वो ऐसा होता है आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, समझे। एम क्या हो गया, मास इसका, और डी हो गया दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। और ये हर और टाइप के, वन लीनियर ऑब्जेक्ट, प्लेनर ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट, मतलब सभी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप, समझे, सभी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया है ना। अब इसको यूज कर करके देखो, अब इन देखो कितना आईआईटी का भी मैं बात कर रहा था कि उसमें प्रीलिम्स में, मतलब जेई मेन ही समझ लो, पहले दोनों मिला के होता था ना, तो इसलिए वो आईटी एडवांस में सब एक ही होता था पहले। अब क्या है, अलग अलग कर दिया है, तो जेई मेन का हिसाब समझ लो, फिर भी कॉन्सेप्ट काफी तगड़ा है, वो देख लो। एक स्क्वायर प्लेट मानो, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है भाई, स्क्वायर प्लेट,
ए है स्क्वायर प्लेट, ठीक है। और इसमें दे दिया है कि, है ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि इसका जो डायमीटर है, डायमीटर सॉरी डायमीटर नहीं जी, डायगोनल, ये डायगोनल है मान लो, ठीक है। तो डायगोनल के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है। अब इस डायगोनल को थोड़ा एंगल थीटा से घुमा दो, ऐसे इसको घुमा दिया कितने से, थीटा एंगल से। तो इसके बाद मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है, इसका मास ए मान लेते हैं, साइड लेंथ की जरूरत पड़ेगा तो ए मान लो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पूछ रहा है कि एफ, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखना कितना सिंपल दिया और कंफ्यूजन सब इसमें, बस मैक्सिमम लोगों का बत्ती गुल हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, inertia of a square plate, a square plate about diagonal, about diagonal कितना है, एज आर, ठीक है। देन moment of inertia of plate about axis, इस एक्सिस का नाम दे देते हो ए एक्स एक्स एक्स, है ना, चलो एक्स एक्स डैश है, इसको वाई वाई डैश मान लेते हैं, ठीक है, एक्सिस वाई वाई डैश, ठीक है। समझ में आ रही बात, वाई वाई डैश लिखा हुआ, दिस इज वाई डैश। इसके बाद निकालना है ये एंगल कितना, ये सीधा एकदम लाइन है, ये देखो एकदम सीधा नहीं दिख रहा है, बट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें बताना है क्या होगा, जरा बता दो तुम लोग, देखो ट्राई करो क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्लियर है। तो ये कैसे बनेगा जरा बताओ, इसका क्या तरीका हो सकता है। तो देखो चलो मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन भी है, ऑप्शन देना है तो दे सकते हो, आई कॉस थीटा है, बी ऑप्शन आई साइन थीटा है, सी ऑप्शन आई है, फोर ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, या डी, डी लिखो उसको, लास्ट ऑप्शन मान लो इसमें डी में है, आ, कितना, क्या लिख सकते हैं, चलो आई बाई टू, ऐसा। तो वही चार ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन है ना, तुम देख लेना, मेन तो आंसर देखना है इसका क्या है, ठीक है। प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन खोलोगे मिल जाएगा, ये आईआईटी में पूछा हुआ है, ठीक है। बताओ क्या होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, आई कॉस थीटा होना चाहिए, भाई उधर आई है, इधर आई है, अरे एंगल थीटा है तो इधर कितना, आई कॉस थीटा, लेकिन ये वेक्टर के केस में होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर नहीं होता है, और ना स्केलर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एनडीए वगैरह वाले समझ लो कि जो क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं अगर वो देख रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पूछता है कि वो टेंसर क्वांटिटी होता है, स्केलर और वेक्टर नहीं होता है, समझे। तो कंपोनेंट हम यहाँ नहीं लेते, ठीक है। तो देखो इसका कैलकुलेशन मैं करता हूँ, चले नेक्स्ट पेज पे ही, है ना, क्योंकि यहाँ पूरा कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। देखो इसमें ये था, डायग्राम ऐसा है, स्क्वायर प्लेट है। अब देखो इसमें ये है ना, एक तो ये हो गया डायगोनल, और एक डायगोनल ऐसे बना हुआ, ये डायगोनल है जी, पूरा पास करेगा यहाँ से, डायगोनल अच्छा से खींचो ताकि दिखे कि हाँ वो डायगोनल है, ऐसे चलो ठीक है, थोड़ा बहुत चलो। अब देखो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होता है कि उसका डायगोनल आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसका मास सेम दे दिया था, साइड लेंथ, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बनेगा ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई बनता है वो, जैसे ये है स्क्वायर प्लेट ऐसे बना, ऐसे होता है, और इसके बाद आई होता ना, तो ये साइड लेंथ ए है और ये बी है मान लो, तो जो आई होता है वो आई होता है एम बाई 12 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझे, ये जनरल फॉर्मूला होता है। बट अगर स्क्वायर लोगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा बताओ,
एम इंटू टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आ जाएगा तो कितना बटा 12, तो कितना हो गया एम ए स्क्वायर बटा 6। तो यहाँ आई जो आएगा वो इसके बाद, बट ये एक डायगोनल जो बना, देखो मैं इसी डायग्राम में समझा देता हूँ। एक डायगोनल ये बना, ठीक है, एक ये बना और एक तुम्हारा ये बना, और ये हो गया परपेंडिकुलर, समझे, परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या बनेगा जरा समझो तो, ये परपेंडिकुलर बना ना, तो ये एक्सिस और ये आपस में परपेंडिकुलर, और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, तो जेड ये दोनों आई, इसको एक्स मानो एक्सिस और इसको वाई मानो, ठीक है। तो क्या होगा आई एक्स, है ना, आई एक्स प्लस आई वाई, है ना, एक मिनट, आई एक्स प्लस आई वाई इजकल टू कितना आई जेड होगा, इसको जेड एक्सिस मान लो, जेड एक्सिस है जेड, ठीक है। इसी डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे दिखाया है ना, इसी डायग्राम को ये सामने से दिख रहा है, इस साइड से देखोगे तो ऐसा दिख रहा है। अब बताओ ये आई जेड तो तुम्हें पता है क्या है, इसके बाद तो कितना एम ए स्क्वायर बाई 6 ये वाली वैल्यू, तो लिख दे यहाँ एम ए स्क्वायर बटा 6, सही है स्क्वायर को। अब देखो इसके ये जो एक्सिस है ये वाली, ये क्या कर रहा है, ये आधा आधा डिवाइड किया है कि नहीं, और ये एक्सिस भी इसको आधा आधा डिवाइड किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, दोनों के बाद सेम, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, और मास आधा आधा दोनों ने डिवाइड किया है, तो इसलिए जो एक्स के अबाउट हाई होगा वही आई वाई के अबाउट ही होगा। तो 2 IX लिख दे, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है, तो इसको आई एक्स की वैल्यू भी यहाँ लिख लेंगे कि आई एक्स इक्वल टू क्या है आई वाई, ठीक है। तो आई एक्स की एम ए स्क्वायर बटा 12, दो इधर आते हैं, तो ये हो गया IX, ठीक है। अब क्या करो, देखो अब क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस को इधर ले आओ, इसको घुमा देते हैं, तो घुमा दोगे तो ऐसे आ जाएगा, देखो दूसरा कलर डाल देते हैं, नहीं तो चलो एक कलर डालते हैं, इसको मिटा। अब हमने क्या किया, इस एक्सिस को इधर घुमाया, कितने से, थीटा एंगल से, थीटा एंगल से, और इसको भी थीटा एंगल से घुमा दो, तो फिर से ये तो आपस में परपेंडिकुलर ही होगा ना, तो फिर से ये एक्स डैश मान लो और इसको वाई डैश मान लो, तो फिर से तुम लिख सकते हो आई एक्स डैश, है ना, एक मिनट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश इक्वल टू आई जेड, और वाई जेड तो तुम्हारा वही रहना है, आई जेड क्या रहना है, वही एम ए स्क्वायर बटा कितना था 6, और ये दोनों फिर से इक्वल, अब ये इक्वल मास डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 IX वाई डैश लिख लो, तो कितना हो जाएगा आई वाई डैश जो आएगा वो एम ए स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 12 होगा, समझे। और देखो तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ भाई, ये दोनों बराबर हुआ, एक ये देखो रिजल्ट और एक ये देखो, ये दोनों बराबर हुआ, मतलब जो IX हो गया वो आई वाई डैश बनेगा, मतलब इसके बाद जो आई बनेगा, इसके बाद जो आई बना, और इसके बाद जो बना आई, है ना, ये दोनों क्या हो गया बराबर, ठीक है। तो उसमें थर्ड ऑप्शन था ना आई, तो आई ही रहेगा, ठीक है। मतलब अगर डायगोनल के बाद आई है तो उसके किसी भी एंगल पे उसको रोटेट कराओ, मतलब इसके बाद आई है तो इसको हम कितना भी रोटेट कर दें, ऐसे कर दें ऐसे कर दें कैसे भी कर दें, उसके अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही रहेगा। समझ में आई बात, इतना सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है, भाई समझ में आ जाएगा ना। तो चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में, ठीक है, ये तो डेली चलेगा, तो अगले क्लास में हम ट्राई करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सिंपल हार्मोनिक मोशन में दोनों खत्म करें, ठीक है। तो चलो बाय बाय एवरीवन, और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।